गुड मॉर्निंग साथियों। हम लोगों ने सेट 2012 का पेपर 2 सोल्व किया था, क्योंकि 2012 में सेट के 3 पेपर हुए थे। एक तो 2 तो सब्जेक्ट के थे और एक जीके का था, जो सबके लिए कॉमन था। ठीक है, तो हमने 2 नंबर पेपर सोल्व कर लिया है सेट का। आज हम पेपर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। अगर इनमें आपको कुछ कमियां लग रही है या कुछ आपका सुझाव हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपसे सीखेंगे, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, तो कुछ भी कमी हो, कुछ भी लगे आपको तो ज़रूर बताइए। और जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हमारा भी ज्ञानवर्धन हो सके। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मुनि जीन विजय के अनुसार जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। बताओ, मुनि जीन विजय के अनुसार पूछ रहा है, तो कौन सा है? चंद्रबला रास? नहीं। कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास, जो जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, मुनि जीन विजय के अनुसार। ऐसे पूछ ले तो वो फिर उपदेश रसायन रास हो जाता है। ठीक है, और हिंदी का प्रथम जैन रास काव्य पूछ ले तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि अगला पूछना क्या चाह रहा है। तो मुनि जीन विजय के अनुसार तो कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास। ऐसे ही पूछ ले रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ, फिर होगा उपदेश रसायन रास। कौन सा? उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। ठीक है, और हिंदी रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ पूछ ले तो भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होती है वो चीज़ उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो हम देखते हैं चंदन बाला रास। तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे आसगु। आसगु नाम के कवि थे, आसगु। तो ये पूछा जाता है कई बार किसका ग्रंथ है, तो किसका? आसगु का। भरतेश्वर बाहुबली रास किसका है? तो ये है शालिभद्र सूरी का। किसका? शालिभद्र सूरी का, जिसे गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना था। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेमिनाथ रास पूछ ले, ये किसका है? तो ये है सुमति गणिका। किसका? सुमति गणिका, सुमति गणिका। ठीक है, और रेवंत गिरिराज पूछ ले तो यह है विजय सेन सूरी का। किसका? विजय सेन सूरी का। ठीक है, ये खूब होगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा तो फिर मतलब नहीं है। हमें वो चीज़ें देखना है जो एग्जाम में आती है, बाकी ज्ञान आता है, हमें इतना नहीं लेना है। ठीक है, बाद में ले लेंगे पोस्टिंग के बाद। देखो, चंदनवाला रास आस्कू, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गणी, और रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापरानुरक्तिर ईश्वर है, यह कथन भक्ति की परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा सगुण भक्ति का स्वरूप घोषित करती है। क्या ये बात सही है? सही है, के खे का आधार है, सही बात है। ठीक है, दोनों ही सही है। अगला देखो, पद्मावत की प्रथम पंक्ति में ईश्वर ने नहीं, जायसी ने ईश्वर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? बरसीट, खुदा, करतार, अल्लाह। बताओ, पद्मावत की प्रथम पंक्ति सुमिरो से शुरू होता। पद्मावत सुमिरो, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर गया, मुझे भी याद नहीं है पूरी। वहां से शुरू होता है, तो पूछ रहा है ईश्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है जायसी ने? तो करतार शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और आपको पद्मावत की आखिरी लाइन पूछ ले पंक्ति में, आखिरी वर्ड है इस्लाम। ठीक है, प्रथम सुमिरो, आखिरी इस्लाम। ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछा हुआ, दोनों ये तो पूछा हुआ सुमिरो, अगली बार इस्लाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखो, मांगी के खेबो मस्जिद के को सोइबो, ये पंक्ति तुलसीदास की है, पहली बात, ये ध्यान रखना है। और ये किसकी रचना, किस रचना से ली गई है? बताओ, गीतावली से? नहीं, तो ये कवितावली से ली गई है। ठीक है, एक इसमें से एक और भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है जो कई बार पूछ जाती है, वो है ना, खेती ना किसान को, खेती ना किसान को, याद आ रही होगी आपको, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख मिली, भिखारी को ना भीख मिली। ये भी किससे है? ये भी कवितावली से है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, मांगे के खाइबो मस्जिद के सोइबो, ये भी तुलसीदास की कवितावली से। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख मिली, ये भी कवितावली से है। ठीक है, विनय पत्रिका से एक पंक्ति वो है, आपको याद होगा, जाके प्रिय ना राम वेदई, वो विनय पत्रिका से है। ठीक है, रामचरितमानस की तो पंक्तियां खूब है, आपको बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास ने अलंकारों के लक्षण हेतु किस आचार्य ग्रंथ से बहुत सी बातें ली? बताओ, शुक्ल के अनुसार पूछ लें कि केशवदास ने अलंकारों के लक्षण हेतु किस आचार्य के ग्रंथ से बहुत सी बातें ली है? तो दंडी, दंडी का ग्रंथ कौन सा था ये आपको बताना है। ठीक है, मोहम्मद का भी ग्रंथ बताना और इनका बताना, इन चारों को बता देना आप। ठीक है, रही बात, हमने इन सब के ग्रंथ की बात पहले कर रखी है हर पेपर में। ठीक है, तो बार बार नहीं करेंगे, आप कमेंट करके बताना सबको मोहम्मद का ग्रंथ कौन सा है,
दंडी का कौन सा है, वामन का कौन सा, विश्वनाथ का कौन सा है। ठीक है, इससे कि आपकी रुचि बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अथवा दृश्य काव्य शीर्षक निबंध में वर्णित नाटक के उद्देश्यों में किन का उल्लेख है। बताओ, कुत्तों के अभिनय का उल्लेख है, या वीर और संहार का, या देश प्रेम या हास्य का। तो किसका उल्लेख है, समाज संस्कार और देश वत्सल का, दोनों का उल्लेख है हरिश्चंद्र के नाटकों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन कह रहा है, मुकुटधर पांडे का हिंदी में छायावाद निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बताओ, छायावाद। पहली बात तो ये ध्यान रखना, मुकुटधर पांडे का निबंध है क्या, हिंदी में छायावाद। देखो अगली बार क्वेश्चन ये आ जाए, हिंदी में छायावाद निबंध किसका है, मुकुटधर पांडे का। ये आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन चुराना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन दे देता है। अब देखो आप इसका आंसर बताओ, सरस्वती, इंदु, तो क्या है बताओ, शारदा। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, हिंदी में छायावाद मुकुटधर पांडे का है, वो श्री शारदा पत्रिका में। ठीक है, ये शारदा मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। ये कहाँ से, जबलपुर से निकल रही थी। कहाँ से, जबलपुर से निकल रही थी। ठीक है, दे जाइए ध्यान। और इसके संपादन किसने किया था, एक तो थे नर्मदा प्रसाद मिश्र, नर्मदा प्रसाद मिश्र। ठीक है, नर्मदा प्रसाद मिश्र। एक थे द्वारका प्रसाद मिश्र, दो मिश्र थे। ठीक है ना, द्वारका प्रसाद मिश्र और नर्मदा प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। ठीक है, सरस्वती, सरस्वती को पहचान मिली मावई प्रसाद द्विवेदी से। उन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन किया था। ठीक है, इंदु, इंदु जयशंकर प्रसाद की वजह से फेमस हुई। वैसे इसके और भी है संपादक, लेकिन प्रसिद्धि जयशंकर प्रसाद की वजह से मिली। तो आपको क्वेश्चन भी प्रसाद का ही पूछा जाएगा। ठीक है, और छायावाद का प्रारंभ भी इंदु पत्रिका से ही माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब रही प्रभा, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये 1913 में निकली थी। कब, 1913 में। तो किसने निकाली थी, कालूराम गंगराड़े नाम के एक थे, कालूराम गंगराड़े, इन्होंने निकाली थी, कालूराम गंगराड़े। ठीक है, ये प्रभा पत्रिका इनकी है। सरस्वती मायूर प्रसाद द्विवेदी, इंदु जयशंकर प्रसाद, शारदा द्वारका प्रसाद मिश्र और नर्मदा प्रसाद मिश्र, जबलपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमें राष्ट्रभाषा नहीं, हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं मनुष्यों की भाषा की, जिसमें हम हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते हैं सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुक्ति दिलाने के लिए आदर्श हो सके। ये कथन किसका है, किसका है, निराला का, दिनकर का, द्विवेदी का या पंत का। तो सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, ये कथन ध्यान रखना, अच्छा कथन है, वापस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मायूर प्रसाद द्विवेदी का भी कथन है इस तरह का, अगर आपको किसी को याद हो तो बताना। तलवार बम ऐसे कुछ वर्ड प्रयोग किए उन्होंने। अगला देखो, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मेके में आई बेटी की तरह मगन है। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। पहला बात तो ये ध्यान रखना, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मेके में आई बेटी की तरह मगन है। सौंदर्य बोध का कारक नहीं पूछ रहा है, बताओ कौन सा कारक इसमें नहीं है। अलंकार प्रयोग तो है, प्रकृति का सूक्ष्म आत्म निरीक्षण भी है, भारतीय पारिवारिक संबंधों को भी बताया गया है, लेकिन प्रकृति का आश्रय रूप में वर्णन इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। देखो अलंकार भी है, बेटी की तरह, बताओ अलंकार हो गया, प्रकृति होगी। ठीक है, और भारतीय पारिवारिक संबंध भी आ रहे हैं, माइक आदि। ठीक है, तो इसमें प्रकृति का आश्रय रूप में वर्णन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कला के 3 क्षणों में शामिल नहीं किया। बताओ, अनुभवों का फैंटेसी में रूपांतरण किया, फैंटेसी तो इनका था मेन, फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया ये भी है, जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण ये भी है, रचना पाठ का क्षण नहीं, ये नहीं है। इन तीनों को कला के क्षणों में शामिल किया है मुक्तिबोध ने। ठीक है, देखो 2-3 कवियों का पूरा नाम पूछा जाता है, एक तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अग्गी। ठीक है, इनके पूरा नाम पूछा जाता है कई बार। एक इनका भी गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका भी पूरा नाम पूछा जाता है, थोड़ा आप इन्हें ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, प्रेमचंद के गोदान में किस विषय का निरूपण नहीं किया गया। बताओ, स्त्री स्वतंत्रता का निरूपण है, जमींदारी व्यवस्था का खोखलापन भी है, अंतर्जातीय संबंधों का समर्थन है, गांधीवाद का एकांतिक समर्थन है। नहीं, यह नहीं है। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना, दिनकर पर भी गांधीवाद का प्रभाव नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बाण भट्ट की
आत्मकथा के संबंध में ये कथन उपयुक्त नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन पिछली बार फर्स्ट ग्रेड हुआ था ना संस्कृत विभाग वाला, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ध्यान रखना, आपको तैयारी हर तरह से करनी है, मतलब 0 से 100 लेवल 100% तक। अगर क्वेश्चन आसान भी आ जाए तो भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए, और हार्ड भी आ जाए तो भी गलत नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना हार्ड पढ़ लेते हैं, आसान गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी दोनों तरह की रखो, पेपर कैसा भी आ जाए ना, तो हमें पेपर को फोड़ देना है, ठीक है ना, अच्छे से। तो तैयारी दोनों लेवल की करनी चाहिए। तो देखो, बाण भट्ट की आत्मकथा के संबंध में ये कथन उपयुक्त नहीं है। बताओ कौन सा उपयुक्त नहीं है? इसकी कथा सामग्री में इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग है, ये बात सही है। इस रचना की पृष्ठभूमि में भारतीय पुनर्जागरण काल में अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश है, ठीक है। न्यूनिया का चरित्र नारी स्वतंत्रता का उद्भव से है, ये भी सही है। बाण भट्ट का चरित्र स्वैराचारी है। बताओ ये बात सही नहीं है, स्वैराचारी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ये शक्ति काव्य है। बताओ, सही बात है। ये जिजीविषा की कविता है, ये भी सही है। ये राष्ट्रीय चेतना की कविता है, ये भी सही है। ये आत्म देने की कविता है, नहीं नहीं नहीं, आत्म देने की कविता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक समाने की भावभूमि पर ले जाती है। कथन एक ये है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इसके लिए हृदय की मुक्तावस्था जरूरी है। बताओ, खे यानी ये के बिना संभव नहीं है, पहला ही सही है, इसके बिना ये संभव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो इनमें क्या है, सार प्रस्तुत करने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि इनके आसपास की कोई चीज़ें नहीं है। जिस क्वेश्चन की आसपास की चीज़ें होगी और जो हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन वापस आना ही आना है, तो हम आपको बता देंगे, चिंता ना करें, है ना। अगला क्वेश्चन, किस समूह के सभी निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय करते हैं? बताओ, हमने बात की है, सभी पूछ रहे हैं। देखो, छंद छंद पर कुमकुम, बताओ ये किसका है? छंद छंद पर कुमकुम, ये राम की शक्ति पूजा की टीका है। क्या है? राम की शक्ति पूजा की टीका है, तो कुबेरनाथ राय का तो है नहीं। प्रिया नीलकंठी, ये कुबेरनाथ राय का है। पृथ्वीपुत्र, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है, वासुदेव शरण अग्रवाल का। ये सभी पूछ रहे हैं, तो इसमें सभी नहीं, खाली एक है इनका कुबेरनाथ का, ठीक है। ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है, पृथ्वीपुत्र। आगे देखो, जायसी को पृथ्वीपुत्र का है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, ध्यान रखना। किसे का है? जायसी को। आलोक पर्व, ये किसका है? ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो ये भी गलत हो गया। कल्पलता, ये किसका है? ये भी हजारी बाबा का है। मन भवन की नौका, ये कुबेरनाथ राय का है। एक है लेकिन ये सभी पूछ रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, रस आकेटक, ये कुबेरनाथ राय का है। कामधेनु कुबेरनाथ राय का है। उत्तर कुरु कुबेरनाथ राय का है, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। सभी पूछ रहा है तो सभी निबंध है, बाकी एक एक तो है सब में, लेकिन सभी नहीं। अगला देखो, चितवन की छां, ये विद्यानिवास मिश्र का है। आंगन का पंछी और बंजरामन, ये भी विद्यानिवास मिश्र का है। निषाद बांसुरी, ये कुबेरनाथ राय का है। देखो, इनके 6 निबंध आ गए इस क्वेश्चन में, अगर आप आराम से देखो तो। रस आखेटक, कामधेनु, उत्तर गुरु, मन भवन की नोखा, पीरिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी, ठीक है। अब इनसे क्वेश्चन वापस आ सकता है, सीधा ही क्वेश्चन पूछे ना कि निषाद बांसुरी किसका है निबंध है, तो कुबेरनाथ राय का, ठीक है। और छंद छंद पर कुमकुम, ये टीका है राम की शक्ति पूजा की। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल। आलोक पर्व और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। रस आखेटक, कामधेनु, उत्तर गुरु, ये कुबेरनाथ रॉय के निबंध है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इनमें से कौन सा सूत्र वामन का नहीं? बताओ। सौंदर्यम अलंकार वामन है, हमने बात की थी। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, ये भी वामन का है। काव्य शोभा शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, ये भी वामन का है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, ये वामन का नहीं है। तो अभी ये किसका? बताओ बताओ बताओ, सोचो, जोर से बोलो, आवाज आ जाएगी मेरे से। तो किसका ये? हाँ, आवाज आई, दंडी का। किसका है? दंडी का है, ठीक है ना। बाकी सारे वामन के, ये आप कंटेस्ट कर लें, क्योंकि हर बार ये पंक्ति आती है। ये तो 50 के 100 बार आ चुकी है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, ठीक है। फिर काव्य ग्राह्यम अलंकारात, फिर सौंदर्यम अलंकार। और ये दंडी वाला भी 50 से ज़्यादा बार आ चुकी है। काव्य शोभा करान धर्मान, ये नए आता है, वो दंडी है। बोला दंड ना दो ना दो ना दो, ऐसे कैसे भी याद रख लो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ। भट्ट नायक का हृदय दर्पण, ये तो सुमेलित है। उद्भट का काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, ये सुमेलित नहीं है। ये सूत्रवर्ती किसकी है? वामन की है। किसकी है? वामन की।
रुद्रट का काव्य अलंकार, ये तो सही है एकदम। रोयक का अलंकार सर्वस्व सही है। अब आपको मुझे उद्भट की कौन सी रचना है कोई, आप मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं आप कुछ देख रहे हो कि नहीं देख रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भरत ने नाट्य शास्त्र में इस अलंकार का उल्लेख नहीं किया, बताओ किसका किया था। एक तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इनका किया था, लेकिन श्लेष का वर्णन नहीं किया था, ठीक है। भरत मुनि ने 4 अलंकार और 8 रस माने थे, और 8 स्थायी भाव माने थे, और 33 संचारी भाव माने थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अभिनव गुप्त द्वारा की गई सहृदय की परिभाषा में इसकी अपेक्षा नहीं की गई, बताओ किसकी अपेक्षा नहीं की गई। विशुद्ध चित्त की बात की गई है, सतत काव्य अनुशीलन की बात हुई है, व्यवहार ज्ञान इसकी भी बात नहीं हुई है, ठीक है ना। सहृदय समाध की बात हुई है। विशुद्ध चित्त, सतत काव्य अनुशीलन और सहृदय चित्त की बात अभिनव गुप्त ने की है, लेकिन किसकी नहीं की है, व्यवहार ज्ञान की बात अभिनव गुप्त ने नहीं की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंगीकरोति ये काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति कथे न मन्यते, आगे देखो मिटाते हैं इसको, कथ्य न मन्यते असो अनुस्मरणलम, ये कृति किसकी बताओ। ये पंक्ति है लेकिन उन्होंने कृति लिख दिया है, कोई बात नहीं है, किसकी बताओ। तो यह है जयदेव की, जो चंद्रालोक ग्रंथ में लिखी है। जयदेव ग्रंथ कौन सा है, चंद्रालोक, ठीक है। कुलियानंद, ये ग्रंथ किसका है, ये अप्पय दीक्षित का है, किसका है, अप्पय दीक्षित का, ठीक है। और काव्य अलंकार ये किसका बताओ, ये रुद्रट का, किसका है, रुद्रट का। साहित्य दर्पण किसका बताओ, विश्वनाथ, किसका है, विश्वनाथ। और काव्य अलंकार सूत्र आता है वो किसका बताओ फिर, ये तो काव्य अलंकार है, ये तो रुद्रट का हो गया, सूत्र आ जाए तो वामन, कौन, वामन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिफेमिलियराइजेशन की प्रक्रिया का संबंध किससे है, तो इसका संबंध रूसी रूपवाद से है, ठीक है। ये अब सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम इन्हें अच्छे से नहीं देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कथन है, ठीक है ना। अनुभवों की प्रमाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, जो इन्हीं वर्गों के लेखकों में अधिक मिलती है, एकदम सही बात है। अनुभव की प्रमाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, क्योंकि जिसने अनुभव किया वही लिख सकता है। इसके लिए इन्हीं वर्ग, यानी स्त्री के बारे में स्त्री लिखेगी, दलित के बारे में दलित लिखेगा, अगर कोई दूसरा लिखेगा तो विरोध शुरू हो जाएगा, ठीक है। अधिक मिलती है, सही बात है एकदम। और आगे क्या कह रहा है, क्योंकि आग को चिमटे की बजाय हाथ से छूकर महसूस करना अलग बात नहीं होती, नहीं नहीं ये गलत है, नहीं कैसे है, तो इसमें क्या गलत, नहीं नहीं क्या गलत कैसे है, अच्छा इसमें ए सही है, नहीं क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, काव्य भाषा संबंधी कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है, बताओ। काव्य में बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये तो सही बात है एकदम। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये बात भी ठीक है। कविता में आडंबरपूर्ण और अलंकारिक बोझिल भाषा नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। कविता में छंद का अत्यधिक नहीं है, हाँ मैं तो है लेकिन अत्यधिक नहीं है, इनमें जोर डाल दिया तो कथन गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रस निष्पत्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, बताओ। शंकुक ने चित्ततृण न्याय से अनुमितिवाद को तार्किक आधार दिया, कई बार हमने बात कर ली। अनुमितिवाद, शंकुक, चित्ततृण न्याय की अवधारणा किसने दी, शंकुक ने, ठीक है ना। अगला देखो, अभिनव गुप्त ने रस निष्पत्ति में आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया, सही बात है। ध्वनि लोक पर ध्वनि लोक लोचन टीका लिखी थी अभिनव गुप्त ने, बताइए आपको। अगला है, भट्ट लोलट रस को सहृदय में प्रतिष्ठित मानते हैं, नहीं नहीं नहीं, लोलट नहीं मानते, सहृदय में कौन मानते हैं, शंकुक मानते हैं, कौन मानते हैं, शंकुक, ठीक है। अगला देखो, भट्ट नायक ने सत्य, रज और तम गुणों के संदर्भ में भी रस निष्पत्ति को प्रस्तुत कर दिया, ये बात सही है, लेकिन ये गलत। देखो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, अगर आप इन्हें एक बार दो बार आराम से देख लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। हमें क्या कंटेंट बिल्कुल कम देखना है, ये किताब देखो आप पाश्चात्य के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी देख लो, उससे आगे आपको देखना कहीं जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वैसे मेरे पास नोट्स है 4-5 किताबों को बनाए हुए, वो हम यहाँ कर लेंगे। आपको मेरे हिसाब से बुक देखने की जरूरी नहीं है, अगर देखोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, नुकसान तो है नहीं। लेकिन हम नोट्स उन्हीं किताबों में से हमने नोट्स बनाए हैं और इन्हीं पेपरों से हमने नोट्स बनाए हैं। जैसे भाई आज से आज तक रस निष्पत्ति के कितने क्वेश्चन आए वो सारे हमने ऐड कर लिए, ठीक है। और फिर थोड़ा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो भी कर लिया, मतलब हम मोटे मोटे रूप से रस निष्पत्ति क्या है या साधारणीकरण क्या है उसे समझ सकते हैं, वो चीज़ हमने ऐड कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 20 सालों तक उस नोट से बाहर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें उसमें शामिल की है, ठीक है। तो हम पेपर के बाद वो करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कामी नारी प्यारी जिमी लोमी प्रिय जिमी दाम,
तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोहिराम। उपयुक्त पंक्ति में ये पहली बार तो ये ध्यान रखो, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। देखो अगली बार पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कामी है नारी प्यारी, जिमी लोमी है प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोहिराम। तो तुलसी की पंक्ति। इसमें किस भाव की उत्कट व्यंजन हुई बताओ? तो राग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय की काव्य भाषा की विशेषता नहीं बताओ। तद्भव की बढ़ती प्रवृत्ति है, ओज में पदावली नहीं 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 नहीं, यह नहीं है, ठीक है ना। नए उपमानों की खोज मिलती है, मिथ कथन भी मिलते हैं, लेकिन ओज में पदावली अज्ञेय की काव्य भाषा में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, भूमा व सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। सही बात है एकदम, है ना। ये देखो, ये कथन भारतीय तत्व चिंतन से प्रेरित और पुष्ट है, ये बात भी सही है। तो खे है ना, के का सही आधार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखो, इसे हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, किसी को याद ही नहीं होता, ठीक है। तो विश्व ये बोल रहा है, सुमिलित करो, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद, तो ये था रामा अनुजाचार्य का। किसका था? राम अनुजाचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद ये किसका था बताओ? ये था वल्लभाचार्य का, ठीक है। देताद्वैतवाद किसका? निम्बार्काचार्य का? नहीं नहीं नहीं, मध्वाचार्य का। ये द्वैतवाद मध्वाचार्य का और देताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का, ठीक है। ये मैदान वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, हिय आखिर नेह की पीर तकी पंक्ति किस कवि के काव्य वैशिष्ट से संबंधित है बताओ? तो ये घनानंद के काव्य से संबंधित है किसकी? ब्रजनाथ की है। किसकी है? ब्रजनाथ की, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रीति काल के कवियों में श्लेष वर्णन और ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है बताओ कौन है? तो सेनापति। प्राकृतिक चित्रण सेनापति ने किया था, बाद में पंत ने भी किया था छायावाद में। उसके बाद में एक स्वच्छंदवादी कवि हुए थे मुकुटधर पांडे, उनके भी काव्य में प्रकृति का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। ये 3 कवि आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से काव्य हेतु नहीं बताओ। हमने कई बार बात की है, कौन सा नहीं है? वैसे क्वेश्चन डिलीट हुआ है, फिर भी आप बताओ। प्रेरणा नहीं है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों काव्य हेतु, लेकिन प्रेरणा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखो, हमने कई बार बात कर ली, ये तो आपको आना ही चाहिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका है? विश्वनाथ का। किसका है? विश्वनाथ का। रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका है? जगन्नाथ का। तद्दोषो किसका है बताओ? मोम्मट का। किसका? मोम्मट का। शब्दार्थ सहित वो काव्यम बताओ? शब्दार्थ सहित काव्यम किसका है? तो वामा का है, ठीक है। ध्यान रखना, आनंदवर्धन कौन थे? ध्वनि सिद्धांत वाले। और एक तद्दोष की जगह अगर अद्दोष आ जाए तो फिर वो हेमचंद्र का है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, स्त्री विमर्श के साथ मेल नहीं खाता बताओ। पुरुष इतिहासकारों ने महिला रचनाकारों के साथ बहुत अन्याय किया है, ये अन्याय उदासीनता के चलते नहीं, विमुख रहकर कर दिया गया है। सही बात है ये तो। पितर सत्तात्मक भाषिक संरचना में स्त्रीत्व ही वे सब कुछ है जिसे दबाया गया है, ये बात भी सही है। पितर सत्तात्मक व्यवस्था के मूल पुरुषों में, एक मिनट, पितर सत्तात्मक व्यवस्था के मूल्य पुरुषों में सक्रिय रहते हैं, स्त्रियां तो सदैव उसका विरोध करती है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अगला देखो, स्त्रीत्व को उभारना, पितर सत्तात्मक भाषिक संरचना को बदलना और पठित पाठों का पुनः पठी का आविष्कार ये स्त्री विमर्श का प्रमुख लक्षण है। ये देखो, तीनों कथन आप ध्यान रख लेना, ये तीनों स्त्री विमर्श के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा स्त्री विमर्श है क्या। वैसे हम बात करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भरत मुनि के रस सूत्र के किस व्याख्याकार ने भावकत्व और भोजकत्व की अवधारणा को निरस्त कर व्यंजना की अवधारणा बताओ स्थापित की? व्यंजना तो अभिनव गुप्त। भावुकत्व और भोजकत्व किसका था बताओ? ये पटनायक का था, ठीक है ना। तो व्यंजना की अवधारणा किसने स्थापित की थी? अभिनव गुप्त। कहीं भी व्यंजना की बात है ना, रस निष्पत्ति या साधारणीकरण में, तो अभिनव गुप्त चेप देना, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो भावुकत्व और भोजकत्व की बात की, बट नहीं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना भावुकत्व का संबंध किससे है और भोजकत्व का संबंध किससे है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, दोनों का एक एक से है। आप कमेंट करके बताना साधारणीकरण का किससे है और रस निष्पत्ति का किससे है, ठीक है। देखते हैं आपको कितना इसके बारे में नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्नवी में सामान्यतः नहीं होता, छंद विविधीय नहीं होता। इस स्तुति होती है, गुरु वंदना होती है, आत्म परिचय सब होता है, लेकिन छंद विविधीय नहीं होता है। छंदों की विविधता किस काल की प्रवृत्ति थी? आदिकाल की। किस काल की? आदिकाल की प्रवृत्ति थी छंदों की विविधता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कह रहा है गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता कौन थे, बताओ कौन थे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य को जीवन उत्सव का काव्य कहा, बताओ। सूरदास के काव्य को जीवन उत्सव का काव्य कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाएं थी सूर सागर, सूर सरावली, आपको बताइए ना, विद्यापति। इनकी रचना थी कीर्ति लता, कीर्ति पदा की, कीर्ति पदाका और पदावली। ठीक है, बिहारी की तो एक थी बिहारी सत्सई, मतीराम की ललित लल्ला। इन सब की हमने पहले बातें कर रखी है, क्योंकि हम बार बार इन्हें नहीं दोहरा रहे हैं, लेकिन जो काम किया ना हर बार आती है, हम उसकी तो बात वैसे कर ही रहे हैं, और कंटेंट मोमेंट की बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, चर्या पद निम्न में से किससे संबंधित है, बताओ। चर्या पद सिद्धों से संबंधित है, किससे, सिद्धों से। ठीक है, हठ योग नाथों से है, आरास जैनों से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन निम्न में से किसका है, तो छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये नगेंद्र का कथन है, किसका है, नगेंद्र का। नामवर सिंह ने क्या कहा था कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर किसी पराधीनता से। क्या कहा नामवर सिंह ने, देखो लिखूंगा टाइम लग जाएगा, आप सुन लें। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता है, ठीक है, दूसरी ओर किसी पराधीनता से। ठीक है, और नंद दुलारे वाजपेयी का भी एक आप कथन ध्यान रख लेना, रखो तो थोड़ा, इससे पहले आप रामविलास शर्मा का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है वो। रामविलास शर्मा ने क्या कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती और साम्राज्यवाद के बंधन के प्रति विद्रोह हो गया है। ये किसने कहा था, रामविलास शर्मा ने। अब इतना ध्यान रखना, विद्रोह रहा है तो नगेंद्र, नहीं रहा है तो रामविलास शर्मा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल रहस्यवादी कवि थे, बताइए आपको। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के निम्न कवियों में से विठलनाथ का शिष्य नहीं था, बताओ। सूर कुंभ पर कर्षण तो किसके थे, वल्लभाचार्य के। विठलनाथ का सूर कुंभ पर कर्षण था, कुंभ आ गया तो कुंभन दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। सूर कुंभ पर कर्षण आ जाए तो वल्लभाचार्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी निम्न में से किससे संबंधित है, किसमें प्रतिभा प्रखर थी, कबीर में या बिहारी में, तो बिहारी में। कल्पना की समा शक्ति, ऐसा कुछ कथन था, वो बिहारी के बारे में था। प्रेम के पीर का कवि गणानंद को आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से रामानंद का शिष्य नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। कबीर है, रैदास है, दादू दयाल नहीं है, सेन भी है। 12 शिष्य थे रामानंद के, अंतानंद, भावानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, कबीर, सेन, धन्ना, पीपा, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। ध्यान रखना, 2 लेडीज थी, 10 जेंट्स थे रामानंद के। ठीक है, रामानंद के गुरु के बारे में पूछा जाता था, इनके गुरु का नाम था राघवानंद। क्या नाम था, राघवानंद। क्या नाम था, राघवानंद। ये राम अनुजाचार्य की परंपरा के ही कवि थे, लेकिन गुरु राघवानंद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहिए मौके की रही हो का पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, ये कथन किसका है, बताओ, तो शुक्ल का है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी मिल जाए ना, तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क वाला लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर कथन शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है, तो उससे देखो आपके मतलब गलत हो सकता है, बात नहीं है, लेकिन कम चांस है गलत होने के, तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदेश में नव जागरण यानी 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है, ये कथन किसका, मतलब नव जागरण रामविलास शर्मा का। किसका, रामविलास शर्मा का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। साकेत नारी चेतना से संबंधित है, सही बात है। यशोधरा में नारी सम्मान की प्रतिष्ठा, ये बात भी सही है। भारत भारती में अतीत गौरव गान है, वर्तमान नहीं, 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 ये गलत है। सब का है, भविष्य, अतीत, वर्तमान सब का है। ठीक है, जयदत्त वर्द का आधार महाभारत है। ठीक है, ये सारे ग्रंथ जिनकी बात की ये सारे मैथिली शरणगुप्त के हैं, किसके, मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा गुरु के संबंध में अनुपयुक्त है, यथार्थ जीवन व्यापार का आधार नहीं है। यथार्थ जीवन व्यापारों का कथा का आधार नहीं, यानी यथार्थ जीवन व्यापारों का कथा आधार नहीं, ये बात सही है। उपदेशात्मकता की अधिकता मिलती है परीक्षा गुरु में। किस्सा कौशिकी तथा पात्रानुकूल भाषा है इसमें। प्रेमचंदीय उपन्यास परंपरा का प्रस्थान बिंदु, ये बात भी सही है। ये है किसका है, मुझे ये बताओ। 1882 में लिखा गया था, किसका, लाला, कौन सा लाला, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ये कथन किस उपन्यास से संबंधित है? ये शेखर एक जीवनी उपन्यास है जो अज्ञेय का है। ठीक है, नदी के दीप भी अज्ञेय का है। अमृत किसका बताओ, हमने इसकी बात कर रखी है, तो किसका है? अमृतलाल नागर का। अंतिम अरण्य किसका बताओ? निर्मल वर्मा का। अगला क्वेश्चन देखो आप, पंख पहिए और पटिया निम्न में से किससे संबंधित है बताओ? तो ये अंधा युग से संबंधित है। ठीक है, अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती का। अंधी कौवा अंधा कुआ पूछ ले वो लक्ष्मी नारायण मिश्र। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, कई बार बात होगी। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। रात भर वर्षा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है रात भर वर्षा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी में प्रयुक्त शैली है। कैसी शैली है बताओ? तो ये पूर्व देवती शैली में लिखा गया उपन्यास था, लेकिन आरबीसी ने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसकी रात में अलाव का ठंडे होता जाना उनमें से किसका प्रतीक है बताओ? ऑप्शन ए कह रहा है जीवन शक्ति चूकते जाने का। सही बात है, किसका है? जीवन शक्ति चूकते जाने का पर्याय है, मतलब ये प्रतीक है पूस की रात का अलाव। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस पेपर के 25 क्वेश्चन बचे हैं। कितने? 75 क्वेश्चन टोटल है, 50 हमने कर लिए, तो 25 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको मेरे हिसाब से हेल्प भी मिलेगी, अगर आप देखोगे तो, नहीं देखोगे तो अलग बात है। अगर आप इन पर थोड़ा भी गौर कर लोगे तो आपको फायदा तो होना ही है। ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं, भले आप कितने कुछ पढ़ लें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, सिलेक्शन तो यहीं से होगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।